खनन कंपनियां हैं वो सुपर प्रॉफिट कमाती हैं, पर स्थानीय लोग जो हैं वो प्रदूषण, बीमारी का बोझ भी झेलते हैं। क्या ये एक्सट्रैक्शन विदाउट जस्टिस नहीं है? कोल इंडिया अगर जमीन किसी जंगल का लेके कोल निकालने का काम करता है तो डबल जमीन खरीद के वहां वृक्ष लगाता है। पासवान जी ने कई बार ये कहा कि बिहार झारखंड को न्याय मिलेगा। शिबू सोरेन की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा कि खनिज का हक की उन्होंने बात की है, लेकिन इन नेताओं की अवधि में खनन इलाकों की आर्थिक स्थिति जस की तस क्यों रही? 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, नीति बहुत ठीक नहीं थी। सर, उस बात को भी 11 साल हो गए, हम आज की बात करेंगे तो ज्यादा बता रहा हूँ। अभी चर्चा हो रही है नीतीश कुमार अचानक से इतने एक्टिव हो गए, नीतीश फैक्टर, लेकिन रहेगा कब तक? क्योंकि कई बार लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बंगाल में हम वोट चोरी का मुद्दा देखें या बूथ कैप्चर का मुद्दा देखें, ये आरोप हर चुनाव में दोहराए जाते हैं। ममता दीदी आज हल्ला हुल्ली कर रही हैं, उनको अपने वोटर पर विश्वास नहीं है। अगर बांग्लादेशी उनके वोटर नहीं है, उनके पश्चिम बंगाल के वोटर अपना वोटर है, तब तो डरने की बात ही नहीं। गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर ले तो कोयला बेल्ट में हम माफिया राजनीति और ठेकेदार की जो जड़ें दिखाई, क्या सरकार मानती है कि ये कहानी सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि हकीकत की डॉक्यूमेंटेशन भी है? कोयला भारत की ऊर्जा का सबसे बड़ा आधार, लेकिन कोयला राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की हालत आज भी सबसे खराब है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आज हमारे साथ है भारत सरकार के कोयला एवं खान मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बिहार से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना कितनी बड़ी भूमिका लगती है आपको? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को कभी भी बीजेपी में जिम्मेदारी दी जा सकती है और जो बूथ पे काम करते हैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, बनाया जाता भी है। जो पंचायत में काम करते हैं उसको भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। तो कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी, जो दायित्व मिलता है उसको अच्छे ढंग से निर्वाह करते हैं। नई बहुमत वाली सरकार आई है बिहार में, तो विकास को कैसे और तेज करेगी? क्योंकि बिहार को दूसरे राज्यों से टक्कर लेना है, तो कैसे टक्कर ले सकेंगे? देखिए, बिहार का परिदृश्य जो रहा, बिहार जब झारखंड से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग, तो सारे ढंग का खनन संपदा झारखंड के अंदर समाहित है। बिहार में मिला पानी, बालू, इस सब टाइप का मिला। जितने अंग्रेज के जमाने में फैक्ट्रियां थी कांग्रेस के रीजन में बंद हो गया, जो बाकी था वो आरजेडी के रीजन में बंद हो गया। तो एक चुनौती के रूप में 2005 में हम लोग लिए, खजाना खाली था, घोटाला पे घोटाला पूर्व की सरकार की थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन की सरकार 2005 से बिहार में सबसे पहला काम किया कि कानून का राज स्थापित किया और गांव से लेकर शहर तक विकास कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम आम लोगों के जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन का हो, हॉस्पिटल का हो। आम तौर पे जो मंत्रालय का काम था बहुत अच्छा ढंग से हुआ। उसी का नतीजा रहा कि 2025 में भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन जीती है और एनडीए गठबंधन का मतलब ही होता है विकास। तो विकास निश्चित रूप से पहले से अधिक गति में हम लोग करने का काम करें। सर, आपकी सरकार लगातार रोजगार बढ़ाने और नए उद्योग लाने के लिए लगातार वो बात कर रही है, चाहे चुनावी प्रचार के दौरान हम देखें या सरकार बनाने के बाद देखें, तो क्या क्या पक्के कदम उठाने वाली है, ये बताइए पहले। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारे यहाँ बंद पड़े उद्योग हैं, पहला प्राथमिकता उसका है और नए नए हम जो इन्वेस्टर हैं उनको कैसे प्रभाव में लेके उनको कैसे हम सहयोग कर सके कि मेरे यहाँ आके अच्छे से फैक्ट्री डाल सके, नए नए तकनीक का काम शुरू कर सके, जिससे रोजगार मुहैया हो, आय का स्रोत बढ़े। तो इस पे काम सरकार बड़ी मजबूती से, खास करके उद्योग विभाग बिहार में काम करना शुरू कर दिया है। कोई युवाओं के लिए क्या जो पलायन का मुद्दा इतना ज्यादा
चर्चा में है। जिस तरह से पहले प्रशांत किशोर भी ये लगातार कह रहे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव, आपकी सरकार भी पलायन को लेकर, क्या कोई मॉडल है, कोई आर्थिक पैकेज है या स्किल डेवलपमेंट का कोई योजना है क्या रोकने के लिए? देश की आजादी के बाद लगातार कांग्रेस बिहार में राज की, नो डाउट। और उसके बाद जब मौका मिला तो आरजेडी की सत्ता ने संभाला और काफी मजबूती से 15 साल तक रहा जनता के बीच में, लेकिन विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं कर पाए। हम आपसे पहले ही बताए हैं कि जितने अंग्रेज के जमाने में फैक्ट्रियां थी सब लगभग बंद हो चुकी थी, चाहे वो गन्ना मिल हो, चाहे जूट मिल हो, सर, चाहे वो तो पेपर जहाँ मिल पे हो। जेडीयू की भी सरकार थी, जहाँ पे बीजेपी के भी विधायक थे, उन क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो कम फैक्ट्रियां वहां बंद नहीं हुई हैं। हाँ, हम बता रहे हैं लगता कि हम्म। कहीं ना कहीं बंद रहा। अभी हम लोग नए सिरा से देखिए, पुराने कांग्रेस के समय में दो फैक्ट्रियां चीनी मिल बंद थी, एक लौरिया, एक और एक आपको सुगौली में। हम्म। दोनों हमने चालू किया, ऑक्शन किए हम। भारत सरकार का एक कर्म है, उन्होंने लिया उसको, बहुत अच्छा ढंग से चला रहा है। तो रोजगार दो तीन ढंग से हम करने के व्यवस्था में है। एक तो बंद जो फैक्ट्रियां हैं उसको हम चालू करें, नए इन्वेस्टर को बुला के वहां हम इन्वेस्ट करवाएं। तीसरा है कि जितने खाली पद हैं सरकार के यहाँ उसको भरें, और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम जीविका दीदी लोगों से लेके, नारी शक्ति से लेके और युवा वर्ग तक हम कैसे उनको उद्योग में सहयोग कर सकते हैं, कुटीर उद्योग में, इस पे भी सरकार फोकस कर रही है। एक हमारे, जैसे आपको बता दें हम, कि कोरोना के समय में जो लड़के बाहर में, पंजाब में और जगह पे जाके काम करते थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, कपड़ा फैक्ट्री में या कपड़ा बनाने के काम करते थे, आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जब कोरोना काल में एक अवसर मिला, तो आज हम्म। चनपटिया स्टार्टअप इंडिया का हब बन गया है। आज वो लड़के फैक्ट्री, छोटा मोटा फैक्ट्री चला रहा है, कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा, शाल, स्वेटर, जीन्स, टी शर्ट सब बना के ट्रैक सूट वगैरह दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जब खड़े रहते हैं युवा वर्ग के पीछे या स्टार्टअप के पीछे, चाहे आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो निश्चित रूप से इच्छा शक्ति मजबूत सरकार को, जैसे पहले हुआ है 50 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, इस बार 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बिहार सरकार की मैनिफेस्टो में था, उसको उस पर काम भी हो रहा है, निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। सतीश चंद्र दुबे जी, आपके अब मंत्रालय पर आते हैं, क्योंकि कोयला जो है वो भारत की रीढ़ माना जाता है। पर हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पे सबसे खनिज राज्य ये लोग इनको माना जाता है, लेकिन आज भी देश के सबसे गरीब क्यों हैं? आखिर गलती किसकी है? आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, क्या कर रही है, ये बताइए। देखिए, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, नीति बहुत ठीक नहीं थी। कोल ब्लॉक, सर, उस सिगरेट के बात को पन्ने भी पे, 11 साल हो गए, हम आज की बात करेंगे तो ज्यादा मैं बेहतर। मैं बता रहा हूँ, पावर प्लांट आपके कोल के अभाव में बंद हो जाते थे, और लगातार वहां हम रोजगार, एक भी अगर हम खदान शुरू करते हैं तो लोकल लोगों को काम भी मिलता है, लोकल लोगों को जमीन के बदला में नौकरी भी मिलता है, जमीन के बदला में पैसा भी मिलता है, रोजगार भी होता है, वहाँ छोटे छोटे दुकान भी चालू हो जाते हैं। लाखों लोग कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव में आते हैं, उसका लाभ लेते हैं। दूसरा नंबर की, 100 दिन का कोड एक दिन में आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आजादी के बाद इतने वर्षों तक देश को लूटने वाला सरकार कांग्रेस रहा, और आज मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम अगर कर रहे हैं, तो इसको काम करने में थोड़ा आपका, समय लगेगा, सर, लेकिन आपका क्या लेकिन प्लान है? लेकिन हम लोग बड़ी तेजी में ग्रोथ किए हैं, बहुत तेजी में अचीवमेंट करने का प्रयास किए कि हम लोग कैसे अधिक से अधिक कोयला का उत्पादन कर सकें। और आज है, आज अगर इनकेस अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो 50 मिलियन टन पावर प्लांट पे कोयला उपलब्ध है। लगभग 25 दिन तक हम अगर कोल खदान से नहीं निकाल पाते हैं, तब भी 25 दिन तक हम कोल के अभाव में पावर प्लांट बंद नहीं कर सकते हैं।
आज यही के डेट यही में सवाल तो सर सबसे पहले उठता है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए वहां से निकलते हैं, लेकिन खदान वाले इलाके की अगर हम बात करें तो सड़क, पानी, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी उन तक नहीं पहुंचती है। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा नहीं है। डीएमएफ के माध्यम से लोकल बहुत जगह जाके देखिए, एक हमारा मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला है, हम्म। जहां हम खदान बहुत करते हैं। वहां हमारे डीएमएफ का पैसा काफी पड़ा हुआ है और उसका काम हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, धीरे धीरे यूटिलाइज हो रहा है, बहुत अच्छा ढंग से काम हो रहा है, जीवन स्तर में काफी बदलाव हो रहा है। और एक आपको बता दें हम कि सीएसआर एक फंड होता है जो आमदनी का 2% हम लोग करते हैं, कोल इंडिया करता है, तो जिससे जीवन रक्षक पे हम बहुत काम करते हैं। नन्हे सा दिल एक स्कीम है जिसके माध्यम से 10 लाख रुपया तक किसी गरीब व्यक्ति को अगर इलाज कराना है, तो हम्म। 10 लाख रुपया तक हम उसको प्रमोट करते हैं, देते हैं और देके उसका इलाज करवाते हैं। तो ऐसा नहीं, हम कोल इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है आज के डेट में, हर हम्म। दिशा में काम कर रहा है। वहाँ अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी डोनेट करते हैं हम लोग, मेडिकल कॉलेज में डोनेट करते हैं हम लोग, अच्छे अच्छे अब वहाँ खेल कूद की माहौल बना रहे हैं, स्टेडियम बनाते हैं, बहुत अच्छा ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग आम जब लोग बात करते हैं, ज्यादातर पत्रकारों की बात अगर हम छोड़ भी दें, तो आम जनता जब बात करती है तो कहती है कि सैक्रिफाइस जोन वो बन गया है, जहां पे भी खनन कंपनियां हैं वो सुपर प्रॉफिट कमाती हैं, पर स्थानीय लोग जो हैं वो प्रदूषण, बीमारी का बोझ भी झेलते हैं। क्या ये एक्सट्रैक्शन विदाउट जस्टिस नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए देखिए, प्रदूषण का जहां तक विषय है, तो प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कोई दिल्ली में फैक्ट्री है, कोई कोल कारखाना नहीं है, यहाँ कोल का कोई खदान नहीं है दिल्ली में, फिर भी यहाँ प्रदूषण है। प्रदूषण एक समस्या है पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और उससे पूरा भारत, पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन और वहां मुख्यमंत्री जहां तक मुख्यमंत्री दिल्ली की दो, मुख्यमंत्री का ये एक बयान सेकंड, भी आता है एक सेकंड, एक कि सेकंड, एक सेकंड। AQI जो है वो आप किसी। गांव में जाइएगा, हम्म। गांव देहात कस्बों में जाइएगा, तो वहां भी प्रदूषण का शिकार सारे लोग हो रहे हैं। हम्म। और हम कोल इंडिया अगर जमीन किसी जंगल का लेके कोल निकालने का काम करता है, तो डबल जमीन खरीद के वहां वृक्ष लगाता है। और पहले की व्यवस्था नहीं है। अब जब जहां हमारा माइन बंद होता है, क्लोज होता है, वहां माइन व्यवस्था करके, क्लोज माइनिंग करके हम वहां जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरा भरा रखने के लिए उस जमीन को बराबर करते हैं। अगर ज्यादा गड्ढा है तो उसको पोखरा में तब्दील करते हैं कि वहां के युवाओं को रोजगार, फिशरी का पालन पालन कर सके। तो हम लगातार उसमें हर ढंग से हमारी सरकार, कोल विभाग खास करके काम करने के लिए तैयार रहती है और आगे बढ़ के कर रही है। सतीश चंद्र दुबे जी, ये बताइए कि आपको 2025 में कितना रेलेवेंट लगता है कि कोयला जिस तरह से उत्पादन हो रहा है, ये इसका रेलेवेंस क्या है? 24-25 बजट में, सेशन बजट में हमने हम्म। 1 बिलियन टन कोयला हम्म। हमने निकाला था, उत्पादन किया। लक्ष्य है कि 2029-30 में हम 1.5 बिलियन टन कोयला निकालें। ग्रोथ हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और हम कोल का 80% पावर प्लांट पे देते हैं, 20% हम और उद्योग वाले जो चाहते हैं उनको देते हैं। अब अब आज कोल विभाग ने एक काम किया है कि हम्म। टेंडर प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म। आप निविदा एक्सपीरियंस होल्डर ही कर सकते हैं। अब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और हम्म। एक एनआईटी में एक ही कंपनी का 2 टेंडर नहीं डाल सकता है। हम सबको चाहते हैं कि रोजगार मिले, सब लोग वहां ले। तो निश्चित रूप से अब कमर्शियल वाले जो बिजनेस करना चाहते हैं उसको भी हम कोल देते हैं, कोल ब्लॉक बेचेंगे। कोल आप जहां चाहें बेच सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कि कल तक हम विदेश से बहुत कोयला मंगाते थे, हम्म। लेकिन आज हम 50% की हम कमी लाए हैं। अब मात्र 50% ही जो पहले आता था कोल, उससे हम 50% ही ला रहे हैं। और इसका नतीजा है कि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारे पास बच रहा है।
आप लगातार कह रहे हैं कि उत्पादन जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं, जो मशीनें हैं, वो काफी जर्जर स्थिति में है। उसके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, हम लोग नए नए तकनीकी वाले मशीन भी खरीद रहे हैं। कोल का उत्पादन एक दिन में नहीं बढ़ता है। हम्म। पहले अब याद करिए कि पहले हमारे मजदूर भाई लोग जाके अंदर हथौड़ा छेनी से कोल को काटते थे। अब हम मशीन से उसको निकालते हैं और नए नए तकनीकी प्रयोग करके हम कोल निकालने का अधिक कोल निकाल सके, इसके लिए हम प्रयोग प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ निकाल भी रहे हैं, जिससे उत्पादन मेरा बढ़ रहा है। हम्म। अगर हम बात करें, इससे पहले भी रामविलास पासवान जी, क्योंकि जिस तरह से उनके बाकी सेक्टर्स में जितने जितने भी मंत्रालय उन्होंने संभाले, सब में एक आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान की बात करें या शिबू सोरेन की बात करें, उन्होंने कोयला मंत्रालय, ये नेता जो है वो संभाल चुके हैं, और इतने बड़े नामों के बावजूद जो है वो खदान क्षेत्र की बदहाली अभी तक नहीं बदली है। और जब भी हम कोयला राज्य के ही नेता बने, तब भी खदान वाले आदिवासी जो हैं वो स्थानीय इलाके स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा से वंचित क्यों रहे? पासवान जी ने कई बार ये कहा कि बिहार झारखंड को न्याय मिलेगा। शिबू सोरेन की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा कि खनिज का हक की उन्होंने बात की है। लेकिन इन नेताओं की अवधि में खनन इलाकों की आर्थिक स्थिति जस की तस क्यों रही? आपको क्या लगता है, आप ऐसा क्या चेंजेस लाएंगे? लेकिन देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि झारखंड में किसी का स्टेट गवर्नमेंट अस्थायी रूप से ठीक ढंग से बन नहीं पाता है। नतीजा है कि अभी तो लगातार पिछले बार सोरेन जी बनाए हुए हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन वहाँ जो सपोर्ट मिलना चाहिए कोल मंत्रालय को, हम्म। लोकल इशू बनता है बहुत सा, जो इशू पे मदद नहीं मिल पाता है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। हम रॉयल्टी तो अधिक देते हैं झारखंड, हमारा काम है कोल निकालना, उसका रॉयल्टी उस स्टेट को देना। स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि हम कैसे अच्छा ढंग से रोड बनाएंगे, अच्छे ढंग से हम हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे ढंग से हम स्कूल बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे। तो रॉयल्टी हम अधिक देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है। स्टेट गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसकी बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जी, कई ऐसी फिल्में भी बनी है, जैसे हम गैंग्स ऑफ वासेपुर की ही बात कर लें तो कोयला बेल्ट में हम माफिया राजनीति और ठेकेदार की जो जड़ें दिखाई, क्या सरकार मानती है कि ये कहानी सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि हकीकत की डॉक्यूमेंटेशन भी है? या फिर हम केजीएफ की अगर बात करें तो खदानें किस तरह से गैंगस्टरों और माफियाओं के अधीन चलती जा रही है? ये आपको लग रहा है अब नहीं कि चल, या कुछ? अब अभी नहीं चल रहा, पहले चला करता। हम्म। अब ऐसा नहीं है। अब हम्म। हम टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण ढंग से पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। अच्छा। हम ऑनलाइन टेंडर करवाते हैं। हम पोर्टल पे जाके टेंडर का पेपर डॉक्यूमेंट्स हम पुटअप करते हैं। जो जो L1 होगा, जो सरकार को अधिक रेवेन्यू देगा, उसी को हम कोल ब्लॉक अलॉट करते हैं। हम्म। कोल ब्लॉक अलॉट करने के बाद अब जो कोल ब्लॉक लेता है वहां जाके बड़ी आराम से काम करता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी ढंग से सपोर्ट नहीं करती है, वहां थोड़ी परेशानी होती है। जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड में हम्म। परेशानियां होती है, उड़ीसा में नहीं परेशानी होती है, वहीं हमको आपको छत्तीसगढ़ में परेशानी नहीं होती है, वहीं महाराष्ट्र में परेशानी नहीं हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश में परेशानी नहीं हो रही है। तो जहां हमारी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वहां परेशानी होती है। हम्म। सर, बंगाल में हम वोट चोरी का मुद्दा देखें या बूथ कैप्चर का मुद्दा देखें, ये आरोप हर चुनाव में दोहराए जाते हैं। तो देखिए, हाँ। बंगाल का जहां तक बात है, बिहार का बात है, बिहार, झारखंड, बंगाल का भी एक प्रदेश हुआ करता हम्म। था। और जो बिहार में 1990 से लेके 2005 तक बूथ मत लूटने का जो प्रक्रिया थी, हम्म। बैलेट पेपर से चुनाव होता था, लोग मत पेटियां लूट लेते थे, जाके 10 आदमी खड़ा हो गया, बूथ छाप लिया, चुनाव रिजल्ट हो गया। अब जब से हम ईवीएम मशीन के द्वारा हम्म। और जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, अब देखिए बिहार में
243 सीट पे मात्र 6 नवंबर और 11 नवंबर में दो ही तिथि पे हम चुनाव कराए पूरे बिहार। एक भी बूथ कहीं कैंसिल नहीं हुआ, एक भी बूथ पर कहीं गोलीबारी नहीं हुई, कहीं एक भी बूथ पर प्रयास नहीं हुआ कब्जा करने का, कहीं एक भी बूथ से शिकायत नहीं आई। बहुत आराम से आम जनता अपना मत का प्रयोग किया और बढ़िया ढंग से सरकार बनी। तो निश्चित रूप से ममता दीदी आज हल्ला हुल्ली कर रही हैं, उनको अपने वोटर पर विश्वास नहीं है। और SIR केवल आज ही नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ। अगर उनको लगता है कि नहीं बांग्लादेशी वोटर ही हमारे वोटर है, तो SIR से उनको डरना है। अगर बांग्लादेशी उनके वोटर नहीं है, उनके पश्चिम बंगाल के वोटर अपना वोटर है, तब तो डरने की बात ही नहीं होती है। तब तो आराम से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको अपना मत देके सरकार बनाएगी। मुझे जहां तक उम्मीद है कि निश्चित रूप से वहां कमाल खिलेगा, जनता मन बना चुकी है। सर, आपकी तमाम तरह की व्यस्तताएं हैं, लेकिन मैं बिहार की राजनीति पे भी थोड़ा चर्चा करूंगी कि जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार अचानक से इतने एक्टिव हो गए, नीतीश फैक्टर, लेकिन रहेगा कब तक? क्योंकि कई बार लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इसके कारण जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नीतीश कुमार को एक्टिव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है बीजेपी जेडीयू में? नीतीश जी पहले से ही एक्टिव, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंगेरी लाल की सपना देख चुके हैं, जो इस चुनाव में बुरा हाल हो गया जिनका, वही पब्लिक के अंदर तरह तरह की भ्रम फैला रहे हैं। नेता नीतीश जी पहले भी एनडीए के थे बिहार के लिए, आज तो भी हैं लीडरशिप और कल भी ट्रांजिशन की भी बात हो रही है क्या? लीडरशिप ट्रांजिशन की बात हो रही है क्या? नीतीश कुमार क्या बने रहेंगे या कोई दीर्घकालीन प्लान है? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी ईमानदारी पूर्वक बिहार को सजाए हैं, काफी एक्टिव रहते हैं शुरू से, और उसी के देन तो है कि आज बिहार की जनता एनडीए गठबंधन पर, आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय नीतीश जी पर पूरा भरोसा करके अब प्रचंड बहुमत दिया। तो बीजेपी जो है 89 सीट्स लाई है और लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, और जिस तरह से वो AIMIM के विधायकों के साथ मुलाकात कर रही है, IP गुप्ता से मुलाकात हो रही है, BSP के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात हो रही है, तो नीतीश कुमार नंबर 1 बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नंबर 1 बनने की तैयारी कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि पिछले चुनाव 2000 में भी भारतीय जनता पार्टी अधिक सीट थी, फिर भी हमने नीतीश जी को अपना नेता माना, फिर भी हमने नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री माना, और आज भी हमारे नेता हैं। हमारे बीजेपी का कोई लीडर आपको नहीं कह सकता है। अगर लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो उनका काम है, अब उनके पास कोई काम तो बचा नहीं। अरे संजोग कहिए कि एक सीट मिल गया, और नहीं तो विपक्ष के बैठने के लायक भी नहीं रहते तेजस्वी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, क्योंकि लगातार आपकी टीम की तरफ से भी ये आ रहा है कि आपको कहीं निकलना है। अदरवाइज सवाल तो बहुत हैं, क्योंकि हमारे साथ अब भारत सरकार के मंत्री बैठे हुए थे, तो हमारे पास और भी कई सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, तो ये बातचीत में हमारे साथ थे भारत सरकार के कोयला एवं खान मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।